जी अच्छा आज जो पराना जो है, आज जो है दिक्के आमा, इंटेस्टाइनल ट्यूबरकुलोसिस। इंटेस्टाइनल ट्यूबरकुलोसिस के बारे में पढ़ाना है। पहले समझो ट्यूबरकुलोसिस क्या है। ट्यूबरकुलोसिस इज ए लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज which can virtually affect any organ system. It is a causative organism of the Mycobacterium tuberculosis is Mycobacterium tuberculosis. It is the aerobic bacteria. ये क्या है? एरोबिक बैक्टीरिया है जो ऑक्सीजन में जिंदा रहता है। और इसको मैकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को एसिड फास्ट बेसिलस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एसिड फास्ट बेसिलस। इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसको एसिड से ट्रीट करने के बाद भी मरता नहीं है, डेड नहीं होता, क्योंकि इसकी ये एक प्रोटीन का बना रहता है, इतना हार्ड प्रोटीन इसमें रहता है लिपिड का, इसलिए जल्दी ये बैक्टीरिया मरता नहीं है। इसका अभी जो आज का जो टॉपिक है वह है एब्डोमिनल ट्यूबरकुलोसिस। एब्डोमिनल ट्यूबरकुलोसिस is most common type of extrapulmonary tuberculosis, comprising of tuberculosis of gastrointestinal tract, peritoneum, omentum, mesenteric, and its lymph nodes and the other organs such as liver, spleen, and pancreas. These are the gastrointestinal tract. And other extrapulmonary tuberculosis is pleura. Pleura means covering of the lungs, that is का pleura, उसी में प्लूरेसी हो जाता है, वो एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबर। दूसरा है सीएनएस में मेनिंजियल ट्यूबरकुलोसिस। मेनिंजाइटिस जो होता है, ट्यूबरकुलोसिस जो होता है मेनिंजेस में, वो एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबर्स होता है। तीसरा जो है लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ नोड का इनलार्जमेंट हो जाना, जैसे सर्वाइकल लिम्फ नोड, मैंडिबल लिम्फ नोड, सबमैंडिबल लिम्फ नोड, एक्सिला, फ्यूमरल लिम्फ नोड, जहां जहां लिम्फेटिक चैनल है उसमें हो जाता है लिम्फ में, एक्स्ट्रा पल्मोनरी में था। उसके बाद यूरोजेनेटल यूटीआई में यूरोजेनेटल ट्यूबरकुलोसिस कॉमन मिलता है, उसमें आरबीसी इंक्रीज रहता है, तो ये भी एक्स्ट्रा पल्मोनरी में। उसके बाद पॉट्स डिजीज, पॉट्स स्पैन, एस्क्लेरोसिस होता है, स्पैन हो जाता है, इसमें पोर्ट्स डिजीज, इसमें भी स्पाइनल ट्यूबरकुलोसिस होते हैं। उसके बाद होता है मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस, लेकिन ये पल्मोनरी में होता है, मेसेंट्रिक लिम्फ नोड इन्वॉल्व होने की वजह से होता है मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस। ये सब है एक्स्ट्रा पल्मोनरी। आगे पैथोफिजियोलॉजी एंड एब्डोमिनल ट्यूबरकुलोसिस। एब्डोमिनल ट्यूबरकुलोसिस can occur primarily or it can be secondary to a tubercle focus elsewhere in the body. Gastrointestinal tuberculosis occurring due to ingestion of the milk or food infected with Mycobacterium bovis can result in primary intestine, but it is nowadays rare है। लेकिन ये जो डाटा जो है अमेरिका, ये सब का डाटा रहता है में, लेकिन हम लोग को जैसे बिहार में पुअर इम्यूनिटी मालन्यूट्रिशन जो है अर्बन एरिया में कॉमन है, इंटेस्टाइनल ट्यूबरकुलोसिस मिलते हैं अर्बन में। और ये कॉमन किससे फैलता है? अनपॉस्चराइज्ड मिल्क, ऐसा कैटल, गाय या भैंस का दूध जो अनपॉस्चराइज किया जाता है, और ऐसा कौ जो इन्फेक्टेड कौ रहती है, जो ट्यूबरकुलोसिस से, इसको कहते हैं माइकोबैक्टीरियम बोवाइन, ट्यूबरकुलोसिस से कैटल इन्फेक्टेड रहता है, उसका दूध हम लोग यूज करते हैं अनपॉस्चराइज्ड, या उसका मीट यूज करते हैं जो सही ढंग से बॉयल नहीं रहता है, उसके कारण
उसके कारण कॉमन इंसान में जाता है, यानी कैटल टू मैन में या किसी पीपुल्स में जाता है। मैकोबैक्टीरियम बोवाइन कैन रिजल्ट इन प्राइमरी इंटेस्टाइनल ट्यूबरकुलोसिस बट इज ए नोएडेज रेयर। Firstly, the tubercle, it is a pathophysiology. Firstly, tubercle bacillus may enter in the intestinal tract through the ingestion of the infected milk or sputum. यानी जो पेशेंट सफरिंग कर रहा है, कि जो बच्चा अक्सर बच्चा में होता है, जो बच्चा सफर कर रहा है परमानेंट ट्यूबरकुलोसिस से, वो कफ जो है वो इन्फेक्ट अपना इंजेस्ट कर लेता है, यानी निकल जाता है, कफ निकल जाता है, जिसके कारण स्टोमैक में चला जाता है, जीआईटी सिस्टम में जाता है, उससे वो इन्फेक्ट कॉमन हो सकता है। इट में म्यूकोसल लेयर ऑफ द जीआईटी ट्रैक्ट कैन बी इन्फेक्टेड विद द बेसिली, द फॉर्मेशन ऑफ एपिथेलियल tuberculosis in the lymphatic tissue of the submucosa. After 2 to 4 weeks, caseation necrosis of the tubercles lead to ulceration of the overlying mucosa, which can later spread into the deeper layer and into the adjacent lymph nodes and into peritoneum. Infection by Mycobacterium tuberculosis causing abdominal tuberculosis is acquired in following way. Dissemination of primary pulmonary tuberculosis in children. कॉमन ये 5 साल से 14 साल के ट्यूबरकुलोसिस बच्चे में इंटेस्टाइन ट्यूबर होता है, और उसे मीडियम भी मिडिल एज में भी मिलता है, 20 से 40 तक में भी मिलता है, और मेल से ज्यादा फीमेल इसमें इन्फेक्टेड होती है ड्यू टू पुअर इम्यूनिटी, प्रोटीन डिफिशियंसी, malnutrition. So following the infected sputum active pulmonary tuberculosis, hematogenous dissemination from the focus on the active pulmonary tuberculosis all miliary way. Hematogenous dissemination, do you know hematogenous dissemination for the focus active pulmonary tuberculosis? यानी ब्लड सर्कुलेशन में ये बैक्टीरिया चला जाता है, उसको बैक्टीरिया कहता है, वह इन्वॉल्व हो जाता है, इन्वॉल्व होने के कारण हिल्मो होता है, और उसके कारण स्पैन में भी हो जाता है, उसके बाद ब्लड स्ट्रीम जहां ब्लड लिम्फेटिक्स में हो जाता है। मैकोबैक्टीरिया कैन स्प्रेड फ्रॉम द इन्फेक्टेड एडजेसेंट ऑर्गन्स लाइक द फैलोपियन ट्यूब्स। उसके बाद ये फैलोपियन ट्यूब तक इन्वॉल्व हो सकता है। Intestinal infection can occur by lymphatic or spread from the infected mesenteric lymph node. Mesenteric lymph node के पूरा lymphatic channel में ये spread कर देता है। Mycobacteria can also get diminished through bile from the tubercle granula of the liver. यानी बैल का जो रास्ते फर्स्ट पार्ट जो इन करता है बैल, तो उसके द्वारा पेनिट्रेट करके लीवर को इन्वॉल्व कर सकता है। इस पेरिटोनियम में देखो, पेरिटोनियम लेयर ओमेंटम, उसके बाद एसाइटिस कॉज करता है इसमें, अक्सर ट्यूबरकुलोसिस में इन्वॉल्व होने के बाद ओमेंटम ऑफ पेरिटोनियम इन्वॉल्व होने में एसाइटिस कॉमन कॉज करता है। एसाइटिस मींस एब्नॉर्मल एक्युमुलेशन ऑफ द फ्लूइड इन पेरिटोनियल कैविटी, दैट इज कॉल्ड एसाइटिस। दूसरा है मेसेंट्रिक लिम्फेडेनोपैथी। मेसेंट्रिक लिम्फ नोड में इंटर करने के बाद लिम्फेटिक चैनल जितने जहां लिम्फ नोड है, जैसे सर्वाइकल, मैंडिबुला, एक्जिला, उसके बाद इंग्वाइनल लिम्फ नोड, सब इन्वॉल्व होते हैं। इसलिए मेसेंट्रिक लिम्फ द्वारा कॉज पता है कि किसके स्प्रेड करते हैं। एब्डोमिन, उसके बाद इंटेस्टाइन में अल्सरेशन होगा, उसके बाद हाइपरट्रोफाइड हो जाएगा मसल्स का, उसके बाद ये पेनिट्रेट करके कॉमन उस जगह में इंटेस्टाइन में कहां पर कॉमन होता है, इलियोसिकम जंक्शन में कॉमन ट्यूबर इन्फेक्शन करता है। उसके बाद सॉलिड ऑर्गन में लीवर, स्प्लीन, अदर site or involvement in the site involvement in abdominal tuberculosis. इसको बंद कर दो। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जीआईटी में कॉमन कहाँ होता है, इलियोसिकम जंक्शन के लिए। क्यों? यहाँ इलियम में
स्पीड फास्ट ऑब्जर्वेशन होता है और डिले रहता है ऑब्जर्वेशन, क्योंकि इलियम से इलियोसिक्सम जंक्शन है, एक नामी है जंक्शन, भीड़ है, रुकावट है, इलियोसिक्सम जंक्शन में जाता है, इसलिए वहाँ फास्ट ऑब्जर्वेशन हुआ, वहीं पर पेयर पैचेज रहता है, इसलिए इसमें सबसे ज्यादा इलियोसिक्सम जंक्शन में होता है। उसके बाद क्या होता है, अपेंडिक्स में ट्यूबरकुलोसिस होता है, उसके बाद असेंडिंग टॉरन, फिर सिग्मोइड कोलन, नीचे में जाइए जेजुनम में, डोडेनम में, स्टोमैक और इसोफेगस में इन्वॉल्व बहुत कॉमन नहीं होता है, रेयरली होता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इन ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, in order frequency abdominal tuberculosis manifest as tubercular lymphadenitis, peritonitis and hepatosplenic and pancreatic tuberculosis। देखो ये सब हेपेटिक पेंक्रियाटिक ये कॉमन नहीं होता ट्यूबरकुलोसिस में, सब एब्डोमेन ट्यूबरकुलोसिस मेन में कॉमन है, उसमें ये पार्ट इलियोसिक्सम ही मेन कॉमन है। The clinical manifestation depends on the sites and type involved। इसमें जो इन्वॉल्व सेट्स के बाद डिपेंड है, उसके बाद उसका टैप है। फीवर जो होता है इसमें जो होता है अक्सर ट्यूबरकुलोसिस में, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो इंटेस्टाइन ट्यूबरकुलोसिस में क्या, फीवर, इवनिंग रैश द टेम्परेचर और नाइट स्वेट, ये इंपोर्टेंट फीवर का टाइप पे क्लासिफाइड है। एंड मैलेज बॉडी एक, इनीमिया, लॉस ऑफ वेट, वीकनेस, एब्डोमिनल पेन ऑफ एंड ऑन होता रहता है। इसमें डायरिया ऑफ एंड ऑन, कभी कॉन्स्टिपेशन होगा, कभी डायरिया होगा, अक्सर ये सिम्टम मिलता है। ब्लीडिंग पर रेक्टम बहुत कम मिलता है। हेपेटोमेगाली यानी स्प्लेनोमेगाली, जब ये दोनों इन्वॉल्व होगा ट्यूबरकुलोसिस तब होगा, नहीं तो इसी कॉमन टीबी में नहीं मिलेगा। Assessment and diagnostic investigation, blood examination may show varying degree of the anemia, leukopenia and ESR। कॉमन ESR द फर्स्ट इंटेस्टाइन ट्यूबरकुलोसिस में ल्यूकोपेनिया नहीं होता, इसमें जो लिखा हुआ है ल्यूकोपेनिया जब इनीमिया होगा तब हो सकता है, लेकिन कॉमन जब इन्फेक्शन है तो ल्यूकोसाइटोसिस होता है। ल्यूकोसाइटिन WBC का काउंट 11,000 से बढ़ जाता है। दूसरा लिम्फोसाइटोसिस होता है, डिफरेंशियल काउंट में लिम्फोसाइट बढ़ जाता है, इंक्रीज होता है, क्योंकि इट इज ए क्रोनिक इन्फेक्शन, इट इज नॉट ए एक्यूट इन्फेक्शन। ट्यूबरकुलोसिस इज नॉट ए एक्यूट इन्फेक्शन, इट इज ए क्रोनिक इन्फेक्शन। एंड रेस्ड ESR जो बढ़ता है, ये तो इसका पैथोफिजियोलॉजी समझो। ESR का फुल फॉर्म होता है इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। जो ESR जो बढ़ता है, इसमें क्या होता है, प्रोटीन की डिफिशियंसी हो जाती है, जिसके वजह से अल्बुमिन कम हो जाएगा। प्रोटीन कमा, दैट इज कॉल्ड, देयर आर टू टाइप्स ऑफ द प्रोटीन, अल्बुमिन एंड ग्लोबिन। तो अल्बुमिन की डिफिशियंसी होने की वजह से ग्लोबिन का रेशियो बढ़ जाता है, प्लाज्मा ग्लोबिन का रेशियो बढ़ जाता है, और फिब्रिनोजेन का इंक्रीज होता है। फिब्रिनोसाइट फिब्रिनोजेन जो होता है कोगुलेशन फैक्टर है, इनीमिया होने की वजह से इसका जो है इंक्रीज होने लगता है, जिसकी वजह से ESR बढ़ता है। इसलिए एक्यूट इन्फेक्शन में ESR बढ़ेगा, क्रोनिक में कोई जरूरी नहीं है, लेकिन टीबी में पहले इंपॉर्टेंट था ESR का। अब इस जमाने में क्योंकि लोग एंटीबायोटिक खा ले जाते हैं, इसलिए इसका इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरा, सीरम बायोकेमिस्ट्री में सीरम एल्बुमिन लेवल इज द मे बी बिलो इट, बिलो मैं अभी बोला हूँ बिलो होगा। उसके बाद PPD, देखो ये चीज है प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव, जो हम लोग मॉनिटर टेस्ट करते हैं उसका किट पर लिखा रहेगा PPD स्किन टेस्टिंग होता है, प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव, क्योंकि ये लैब वैक्सीन से तैयार किया जाता है, इसलिए इसका नाम वही से किया जाता है। ये लैब ट्यूबरकुलोसिस वैक्सीन से तैयार किया जाता है ये PPD। द गिवन सपोर्टिव एविडेंस ऑफ to the diagnosis of the abdominal tuberculosis in 55 to 70% patient if positive. However, a negative tuberculosis test may also observed in 1/3 of the patient। लेकिन ये जो एक्यूरेसी होता है सिर्फ 55 से 70% होता है। PPD में क्या करते हैं, मोन्टो टेस्ट करते हैं,
मेंटोक्स टेस्ट करते हैं। मेंटोक्स टेस्ट उसमें क्या है, सबक्यूटेनियस में 10 TU हम लोग देते हैं। वह जो केमिकल है, ये सेरोलॉजिकल टेस्ट है, ये देते हैं हम लोग 10 TU देते हैं, 48-72 घंटा के लिए उसको छोड़ देते हैं रॉन मर का, जैसे आर्स में देते हैं सबक्यूटेनियस में। और इरिदिमा, नो इरिदिमा, इरिदिमा मीन्स होता है कि हम लोग सेंटीमीटर से मिलीमीटर से मापते हैं कि 10 mm, बिलो 10 millimeter, that is called negative erythema. More than 10 millimeter erythema, that is the positive. लेकिन वैसे ही पॉजिटिव, फॉल्स पॉजिटिव बहुत कॉमन पाया जाता है देखो पीपीटी में, इसलिए इट इज द नॉट कंफर्मेटिव टेस्ट, इट इज द सपोर्टिव टेस्ट ऑफ द पीपीटी एंड मेंटोक्स टेस्ट। तो इसलिए जैसे जो आदमी, जैसे जो बच्चा है बीसीजी का वैक्सीन लिया है, बैसिलस कैलमेटिक का जो वैक्सीन लिया है, तो उसको कॉमन एंटीजन एनडी, जो वैक्सीन लिया वो एंटीजन है, हमारे बॉडी अगेंस्ट में एंटीबॉडीज बना, इसलिए एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन करता है, इसलिए वो फॉल्स पॉजिटिव इरिदिमा शो करता है। इसलिए ये टेस्ट हम लोग नहीं करते हैं, लेकिन बच्चे में लोग कराते हैं टेस्ट, अभी पुराने डॉक्टर से कराते हैं, नए डॉक्टर से टेस्ट नहीं कराते हैं। आया है कि इसमें अभी नहीं है, इसमें एक मिनट। इसके बाद जो है देखो, इसके बाद होता है इलीजा टेस्ट फॉर ट्यूबरकुलोसिस। रिया, इलीजा मीन्स, इलीजा एक मेथड है, इंजाइम लिंकेड इम्यूनोसोर्बेट ऐसे फॉर द ट्यूबरकुलोसिस। दूसरा टेस्ट करते हैं हम लोग रिया टेस्ट फॉर ट्यूबरकुलोसिस, रेडियो इम्यूनोएसिड इज द बेटर, इट इज 95% ऑफ द एक्यूरेसी, 95% इसका एक्यूरेसी होता है रिया में। उसके बाद अभी उससे टीबी फेरम गोल्ड 90% एक्यूरेसी है, टीबी फेरम गोल्ड में अभी नया टेस्ट है टीबी फेरम गोल्ड। दूसरा अगला है एडीए, सीरम एडीए, एडीए मींस एडिनोसिन डीएमएनएस है, एडीए इट इज द डीएमएनए, एडिनोसिन है डीएमएनएस, ये इट इज द लेटेस्ट ट्यूबरकुलोसिस हुआ है, लेकिन ये 90% से ज्यादा, 85%, 90% ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है। उसके बाद एक देखो तो उसके बाद इमेजिंग टेक्निक में प्लेन एक्सरे एब्डोमेन एंड चेस्ट एक्सरे, इसलिए कि प्लेन एक्सरे एब्डोमेन इन इरेक्ट एंड सुपाइन फिल्म में इज यूज द सिंपल इन्वेस्टिगेशन यूज करते हैं। बेरियम स्टडी ये भी नहीं होता है। बेरियम कंस्टेंट स्टडी आर यूजफुल द डायग्नोसिस ऑफ द इंटेस्टाइनल ट्यूबरकुलोसिस, इट हैज बीन document that the barium study are useful in 75%. नहीं आ रहा तो रजी क्या हुआ, आ नहीं रही, पिक्चर नहीं आ रही क्या? ओ इसका कितना एक्सेप्ट करोगे, वो तुम्हारा हट गया था ठीक। देखो इसका एब्डोमेन चेस्ट एक्सरे हम लोग इसलिए कराते हैं, चेस्ट एक्सरे हम लोग इसलिए करते हैं कि सेकेंडरी इन्फेक्शन में जैसे एक्स्ट्रा पुल्मोनरी में बाद में इन्वॉल्व हो सकता है पुल्मोनरी एरिया में, इसलिए हम लोग उसको कभी कभी लीजन मिलते हैं, जरूरी नहीं है कि वो लीजन मिले, समझे, इसलिए लोग हम लोग टेस्ट करा लेते हैं। और सबसे अच्छा है सीटी स्कैन और एमआरआई। एमआरआई जो है ये मेन है, एमआरआई इज द व्हेन द या सीटी स्कैन हैज नो एडेड इन एडवांस इन द डायग्नोसिस ऑफ एब्डोमेनल ट्यूबरकुलोसिस, हेंस यूटिलाइजेशन इन एब्डोमेनल ट्यूबरकुलोसिस लिमिटेड। उसके बाद इंडोस्कोपी से हम लोग विजुअलाइज करके ट्यूबरकुलोसिस लीजन को दे सकते हैं। उसके बाद लेप्रोस्कोपी मेथड से उसको इफेक्ट देखिए, लेप्रोस्कोपी एग्जामिनेशन से इसको हम लोग देखेंगे प्रोटीन वॉल में कहाँ क्या है कि ट्यूबरकुलोसिस का लीजन मिलता है कि ट्यूबरकुलोसिस लीजन देख सकते हैं। उसके सॉफ्ट टिश्यू बायोप्सी करके उसको हम लोग बायोप्सी से उसको देख सकते हैं ट्यूबरकुलोसिस। उसके बाद एक मेडिकल मेडिकल इमेजिंग, मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ क्लिनिकल एंड ट्यूबरकुलोसिस एब्डोमिनल, मेन मैनेजमेंट इसका है देखो, कन्वेंशनल एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी फॉर द लीस्ट 6 मंथ इंक्लूडिंग 2 मंथ इनिशियल। इसमें
कॉक्स एब्डोमेन के लिए जो हम ट्रीटमेंट करते हैं, ये 2 रेजिमेंट 2 तरह का होता है। 2 मंथ को कहते हैं इनिशियल रेजिमेन, इनिशियल, और 4 मंथ कंटिन्यूस फेज। इनिशियल फेज है, कंटिन्यूस फेज करते हैं। तो 2 मंथ जो इनिशियल फेज करते हैं, HREZ करते हैं। H मीन्स आइसोनियाजैड, R मीन्स R इज रिफाम्पेसिन, E फॉर इथाम्बुटोल, Z फॉर पाराजिनामाइड। इसमें तो लिखा हुआ भी है। आइसोनियाजैड का मीन डोज देखो 5 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट से हम लोग देते हैं। रिफाम्पेसिन जो है 10 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट देते हैं। इथाम्बुटोल जो है 15 से 20 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट हम लोग देते हैं। एंड पाराजिनामाइड 25 से 30 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट हम लोग देते हैं। ये बॉडी वेट हुआ, ये 4 मंथ के लिए। 4 मंथ में यानी 4 महीना का जो उसमें पाराजिनामाइड नहीं देते हैं, आइसोनियाजैड, रिफाम्पेसिन, इथाम्बुटोल, ये 3 ही मेडिसिन देते हैं, चौथा पाराजिनामाइड नहीं देते हैं। उसके बाद एक मिनट, monitoring during treatment the patient with tuberculosis required carefully monitoring adverse effect since hepatotoxicity may be used the, जब हम लोग इसके वो टेस्ट करते हैं, SGPT, SGOT, सीरम बिलिम करते हैं हेपेटोप्रोटेक्टिव टेस्ट करने के लिए। इसमें क्या है कि इसमें अगर हेपेटोटॉक्सिसिटी अगर रहेगा तो रिफाम्पेसिन, आइसोनियाजैड हम लोग पाराजिनामाइड देते हैं, इथाम्बुटोल देते हैं, और उसके बाद स्ट्रेप्टोमाइसिन जोड़ते हैं। लेकिन स्ट्रेप्टोमाइसिन भी रीनल पैरेंकाइमल डिजीज में हम लोग स्ट्रेप्टोमाइसिन नहीं देते हैं, क्योंकि स्टोमैटिन इम्यूनोग्लाइकोसाइड है, वो क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस है, ये जो है वर्टिगो कोज करता है, दूसरा रीनल टॉक्सिसिटी सीवियर करता है स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है, इसलिए हम लोग उसमें नहीं देते हैं। लेकिन जनरल में जब जोंडिस रहा है उसमें रिफाम्पेसिन, आइसोनियाजैड, पाराजिनामाइड बनकर कम्बुटोल, इथाम्बुटोल देते हैं। हम जो लोडिंग डोज में देते हैं 25 इथाम्बुटोल, तब 20 से 25 मिलीग्राम पर केजी पे देते हैं, और उसके बाद स्ट्रेप्टोमाइसिन 0.15 मिलीग्राम पर केजी पे से हम लोग देते हैं। ये इसमें है। उसके बाद हेपाटोप्रोटेक्टिव मेडिसिन साथ में ऐड करते हैं। उसके बाद सर्जरी में लेप्रोस्कोपी, लेप्राटोमी, लेप्रोस्कोपी देखना जहां लीजन है, जैसे परफोरेशन हो गया, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, ट्यूबरकुलोसिस इंटेस्टाइन, उसके बाद तब लेप्राटोमी पूरा पेन खोल कर उसको रिपेयर करते हैं, कोलोनोस्कोपी करते हैं। के बाद नर्सिंग एंड मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर, इम्प्लीमेंट फीवर रिलेशन, ये सब हम लोग फीवर देखना होता है। कंक्लूजन, बेरियम, थैंक। एक मिनट खोलो तो, सबको खोल दो तो, एक मिनट सबको ओपन कर दे। जो क्लास जो पूछना है पूछो, डिस्कस जो करना है करो, 5 मिनट टाइम है। अब हम आवाज आ रही है सबको? नहीं सर, आवाज नहीं आ रहा। अच्छा, आवाज नहीं आ रही है? नहीं सर, आ रही है सर, आ रही है। अच्छा, सबको खोल देते हैं, अनम्यूट कर देते हैं तुम लोग को। आ रही है? और कितने आदमी को आ रही है आवाज बताओ? आ रहा है सर, आ रही है आवाज। हाँ तो बताओ, आप कुछ पूछना है तो बुलाओ, 5 मिनट का टाइम है, अभी खत्म हो जाएगी। 29 हो गया, बल्कि 30। हाँ बताओ सर। टीवी का यूनानी ट्रीटमेंट है क्या कुछ? देखो, टीबी का यूनानी ट्रीटमेंट नहीं है, जो बोलता है वो बकवास बोलता है। एक ही क्वेश्चन, कुर से सरतान काफुरी हम लोग देखते हैं। सरतान काफुरी जो है एंटीवायरस, एंटीबैक्टीरियल एक्टिव रखता है, इसलिए हम लोग काफूर देते हैं, काफूर। और सरतान भी केकड़ा होता है, उसमें प्रोटीन ज्यादा होता है, सरतान केकड़ा होता है, इसलिए हम लोग सप्लीमेंट्री पुअर यानी इम्यूनिटी को इंक्रीज करने के लिए हम लोग देते हैं सप्लीमेंट्री ट्रीटमेंट। और कोई कहता है कि सक्सेस है, ये देखो फिर से मैं बता रहा हूँ, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एक ऐसा एसिड फास्ट बैक्टीरिया है जिसको हम लोग H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड 20 या 25% से ट्रीट करने के बाद भी नहीं मरता है। देखो, उसके बाद भी उसको सेफ साइज में कोई चेंजिंग नहीं आती है। इसलिए और हम लोग अगर एक कहावत है कि एक दिन दवाई छोड़ दोगे तो फिर 6 महीना का लेना पड़ेगा, 9 महीना। ये इतनी खास ऐसी बैक्टीरिया है कि प्लाज्मा बैरियर से पास करता रहेगा। दवाई 2 दिन छोड़ दो, फिर जाकर फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। इसलिए कभी इस बीच में दवाई मेडिसिन नहीं छोड़ना है। अगर कंप्लेन है तो डॉक्टर के पास आओ, उसको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट फिर करेगा, सेकेंड दिन बचाने के लिए, इन्फेक्शन बचाने के लिए। क्योंकि ये
एक्स्ट्रा पल्मोनरी हो या पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, सब में कॉमन सेकेंडरी इन्फेक्शन कॉमन होते हैं। साथ में सेकेंडरी जैसा स्टेफिलोकोकस स्ट्रेप्टोकोकस इन्वॉल्व बैक्टीरिया हो जाता है, इसलिए उसके लिए फीवर आता ही रहेगा, दवाई चलता रहेगा, आता ही रहेगा उसको देखने के लिए। इसलिए ये यूनानी में इसका ट्रीटमेंट नहीं है, मॉडर्न में है। मॉडर्न में तब तक सक्सेस है जब तक तुम सही ढंग से कोर्स उसका लोगे। दिन भी 1 महीना रेजिमिन उसको छोड़ दोगे, फिर से रिकरेंट हो जाएगा और वह एमडीआर ट्यूबरकुलोसिस में चल जाएगा। और एमडीआर ट्यूबरकुलोसिस में सेकेंड लाइन ड्रग्स के लिए तुमको 1.5 साल इलाज करना पड़ेगा। उसमें भी 1 दिन छोड़ोगे, उसके बाद भी तरह तरह का जैसे फ्लोरोक्विनोलोन, लिनोजोलिड, ये सब रेजिस्टेंस करता रहेगा। कानामैसिन, इम्यूनोग्लाइकोसाइड में कानामैसिन, ये सब रेजिस्टेंस करता रहेगा। मुझे इथोनोमैड, साइक्लोसिडिन तुमको देखना पड़ेगा, बार बार टेस्ट कराने की तरफ तुमको जाना पड़ेगा, परेशान हो जाओगे। इसी से सेकेंड दवाई छोड़कर लोग सेकेंडरी में हार्ट अटैक से मर जाता है, इसलिए टेंशन से मर जाता है पेशेंट। इसलिए उसे इलाज है, ट्यूबरकुलोसिस का 100% इलाज है मॉडर्न में। लेकिन अगर छोड़ते रहोगे और सही ढंग से नहीं खाओगे इलाज, तो कॉमन हो जाएगा। और बताओ, क्वेश्चन पूछो, जो क्वेश्चन पूछना पूछो। बोलो। दिलकश, नुसरत, अकील, अकील ना, आकिब, आकिब, आकिब। जी सर, आवाज नहीं जा रहा है। हाँ बोलो, नहीं जा रही थी। बोलो। हाँ सर, बोलो। तो दिए सर, ठीक लगता है। हम तो सर आवाज ही नहीं आ रहा था उस टाइम से। हाँ तो बोलो। ठीक है सर, आज ज्यादा कुछ नहीं है। नहीं, कितना ही देखो, ट्यूबरकुलोसिस बहुत बड़ी चीज है। हम लोग ट्यूबरकुलोसिस नहीं पढ़े, इंटेस्टाइनल ट्यूबरकुलोसिस पढ़ा रहे हैं। सिर्फ जो 15 से 20 एक्स्ट्रा पल्मोनरी में होता है। ये जरूरी नहीं है कि एक्स्ट्रा पल्मोनरी में ट्यूबरकुलोसिस, इंटेस्टाइनल ट्यूबरकुलोसिस मेन है। एक्स्ट्रा पल्मोनरी में हम लोग बहुत हैं, जैसे ट्यूबरकुलोसिस मेनिंजाइटिस है, प्लूरल में प्लूरिसिफिजी है, साइटिस फ्लूइड है, लिम्फ नोड है, सर्वाइकल, यूटीआई, पोर्ट्स स्पैन, मिलरी, ये सब है एक्स्ट्रा पल्मोनरी में। लेकिन ये कॉमन कम पाया जाता है चेस्ट की तुलना, और सेकेंडरी इन्फेक्शन में वही स्पुटम ही से फैलता है, इंगेज करने से जो इन्फेक्शन करता है। तो जो क्वेश्चन पूछना है बोलो। नहीं सर, आज नहीं, हम अभी बहुत बताए हैं तुमको, टेस्ट कैसे, टेस्ट का सब चीज बता दें, अच्छा से बता दिए तुमको। एमटी टेस्ट कंफर्मिटी नहीं है, लोग कराते हैं जी सर। हाँ, तो इस सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस, क्लिनिकल ऑब्जर्व जो करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब ट्यूबरकुलोसिस बहुत बार स्पुटम नेगेटिव रहेगा, सब टेस्ट एडीए नेगेटिव रहेगा। उसके बाद भी हम लोग ग्लैंड देखकर, शेप, पेंसाइल, हार्डनेस, जैसे कोल्ड अपसेस कॉमन होता है ट्यूबरकुलोसिस में, ग्लैंड जो होता है उसको क्या कहते हैं, तो कॉमन होता है ट्यूबरकुलोसिस में, उसमें पेनफुल नहीं रहेगा। वह सब पेशेंट को सिम्टम है, बहुत बड़ी चीज है, इस सब पर ध्यान देना पड़ेगा तुम लोग को। जी सर। हाँ यार, ये और एक तक अर्बन एरिया में भी यही नहीं है कि ये जो डेवलपिंग कंट्री है इसमें भी कॉमन फैलता बहुत ज्यादा है। पूरी इम्यूनिटी वाला तो है, उसमें भी फैला है, इसलिए किसी को भी हो सकता है ट्यूबरकुलोसिस। और एचआईवी इन्फेक्टेड सेकेंडरी कॉज का कोई भी इन्फेक्शन, जैसे हम लोग डायबिटीज से सफर है, पैरेंकाइमल डिजीज जो है उसको, उस सबको कॉमन इम्यूनोसप्रेशन हो जाता है ना, पूरी इम्यूनिटी के कारण कभी भी हो सकता है ट्यूबरकुलोसिस। बोलो, 2 मिनट रहा है। हेलो सर। बोलो सर। हेलो। हाँ बोलो। डोज बता दीजिएगा सर, डोज बता दीजिएगा। आइसोनियाजाइड, रिफेम्पिसिन, एथैम्ब्यूटोल। अरे बाबू, सुना नहीं, आइसोनियाजाइड 5 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट से देना है। या आइसोनियाजाइड 9 महीना चलेगा, ठीक है। रिफाम्पिसिन 10 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट से देना है, ये इनिशियल टू कंटिन्यूस फेज 9 महीना चलेगा। इथाम्बुटोल 15 से 20 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट से देना है, ये 9 महीना चलेगा, 6 पूरे रेजिमेन, इनिशियल एंड कंटिन्यू दोनों फेज में। पाराजिनेमाइड 25 से 30 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट से देना है, लेकिन ये फर्स्ट इनिशियल डोज 2 या 3 महीना को इसमें देना है, इसमें 2 महीना है, इसमें देना है, समझे। स्ट्रेप्टोमाइसिन 0.115 मिलीग्राम पर केजी बॉडी से देना, अगर उससे देना है तो, ठीक है। तो ये रेजिमेन हो गया। अब दूसरा आदमी पूछो।
हाँ सर, क्वेश्चन है कि सर अगर एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस को डायग्नोसिस करने कोई गोल्ड स्टैंडर्ड डायग्नोस्टिक टेस्ट है क्या सर? हाँ, अभी नया लेटेस्ट टेस्ट आता है दूसरा नया जो गोल्ड जो है फेरम गोल्ड ट्यूबरकुलोसिस फेरम गोल्ड टेस्ट करते हैं, नया टेक्नोलॉजी है, ये बहुत अच्छा है, एक्यूरेसी 90% एक्यूरेसी है, लेकिन ये भी डीएनए सीक्वेंस से निकाला जाता है, इसलिए इम्पोर्टेंट इसका ज्यादा है, इसलिए अभी कराना चाहिए, लेकिन एक दिन में तुमको रिपोर्ट नहीं आता है, ये हर जगह इजी अवेलेबल नहीं है, इसलिए इसको टेस्ट करने के लिए जैसे 3 दिन 2 दिन बाहर भेजना पड़ता है। जैसे हो सकता है कि तुम रूरल एरिया में भेजते हो तो पटना अर्बन एरिया है तो वहां टेस्ट हो, लेकिन हर जगह नहीं होता है, जैसे दरभंगा बड़ा जगह है उस जगह हो जाए, तो इसलिए 1-2 दिन लगे जब तक तुम, इसलिए लोग कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, कॉस्टली टेस्ट है, 1400-1500 रुपये लगता है, और जो भी ट्यूबरकुलोसिस से सफर करते हैं वह प्योर इम्यूनिटी के पेशेंट तकरीब रहते हैं, इसलिए वो कॉमन टेस्ट नहीं कराते हैं, लेकिन ये टेस्ट बेस्ट डायग्नोस्टिक टूल ऑफ इंटेस्टाइन ट्यूबरकुलोसिस या पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस के लिए टीबी फेरम गोल्ड, उसी को फिर सब गोल्ड दूसरे नाम से भी जानते हैं तुम लोगों ने। बताओ दूसरा और कुछ पूछना है? हाँ थैंक यू सर। बोलो। सर कौन बोल 9 मंथ के ट्रीटमेंट के बाद फिर मतलब दवा रिड्यूस कर आवाज टकरा